Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. Myself Ashok Songra. Today is very important topic related to respiratory system is suctioning procedure. तो सक्शनिंग प्रोसीजर के बारे में आज के अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सक्शनिंग प्रोसीजर क्या होता है, सक्शनिंग प्रोसीजर के पर्पज क्या होते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर के टाइप्स कितने होते हैं और उसके अलावा की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी नर्सिंग। ठीक है, तो सक्शनिंग प्रोसीजर, सबसे पहली बात ये सक्शनिंग प्रोसीजर क्यों करते हैं। अब आपने देखा होगा इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर या फिर ईएनटी वार्ड है या अदर जो वार्ड होते हैं उसके अंदर जो पेशेंट होते हैं, जो जिस पेशेंट के एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी होती है या फिर पेशेंट के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी होती है, उसके अंदर अपने को क्या सीक्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेशन अगर सीक्रेशन को रिमूव नहीं करेंगे तो ये सीक्रेशन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सीक्रेशन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो सक्शनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सक्शनिंग प्रोसीजर क्या होता है कि जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, तो इसके अंदर जो सीक्रेशन जमा होता है, डिफरेंट प्रकार का सीक्रेशन हो या म्यूकस हो या ब्लड हो, तो उसको सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा क्या होता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जो सक्शनिंग प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सक्शनिंग प्रोसीजर होता क्या है, तो यहां की डेफिनेशन देखी जाए सक्शनिंग प्रोसीजर की, तो डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो सक्शनिंग प्रोसीजर क्या है, सक्शनिंग प्रोसीजर इज ए रिमूविंग ऑफ secretion, mucus, blood from the endotracheal tube और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, लगी हुई होती है या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी होती है, उसके अंदर क्या होता है, सीक्रेशन आते हैं, तो इस सीक्रेशन को क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है। वो किस प्रोसीजर के द्वारा, वो सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा है, वो सीक्रेशन को रिमूव किया जाता है। अगर इन सीक्रेशन को अगर नहीं रिमूव किया जाए तो वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से उत्पन्न कर सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी होती है उसके साथ वेंटिलेटर अटैच होता है। ठीक है, तो वेंटिलेटर को अपन रिमूव करके अपन क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो सीक्रेशन कलेक्ट होता है उसको सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अब जो डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन का मतलब मैंने बताया कि रिमूविंग ऑफ सीक्रेशन, म्यूकस, ब्लड फ्रॉम द एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से अपन क्या करते हैं, सीक्रेशन को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो सक्शनिंग प्रोसीजर होता है उसके क्या क्या पर्पज होते हैं, मतलब किस उद्देश्य से ये सक्शनिंग प्रोसीजर है वो किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्पज। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पर्पज। तो पर्पज के अंदर जो पहला पर्पज होता है, तो पहला पर्पज ये करता है कि जो रेस्पिरेटरी एयरवे होता है, जो मनुष्य के अंदर रेस्पिरेटरी एयरवे होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन रेस्पिरेटरी एयरवे, मतलब उसको पैटर्न करने का काम करेगा, रेस्पिरेटरी एयरवे उसको क्या करेगा, वो पैटर्न करेगा। मतलब जो रेस्पिरेटरी एयरवे उसके अंदर जो भी प्रकार का सीक्रेशन आ रहा है या ब्लॉकेज आ रहा है, चाहे म्यूकस हो, ब्लड हो, सीक्रेशन हो, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। अगर एयरवे अगर क्लीन होगा या पैटर्न होगा तो पेशेंट को क्या सांस लेने में दिक्कत नहीं रहेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो पहला पर्पज क्या है, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी एयरवे को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है या पैटर्न करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो पर्पज होता है इसका, दूसरा पर्पज होता है टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। अब
मैंने बताया था कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे लंग्स है, लंग्स की एल्वेलाई है, वहां तक क्या सीक्रेशन है वो डेप्थ तक पहुंच चुका है, तो सीक्रेशन को रिमूव करना होता है, तो वो किसके द्वारा, सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा अपन करके क्या कर सकते हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो हो रही है फर्दर, उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला दूसरा पर्पज होता है टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पर्पज होता है अपना, मेंटेन इफेक्टिव वेंटिलेशन। तीसरा पर्पज ये होता है कि मैंने बताया कि जो एयरवे होता है, एयरवे को अपन क्लीन कर कर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन, जो मनुष्य के अंदर जो ब्रीथिंग एबिलिटी हो रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिससे जो मनुष्य है वो प्रॉपर तरीके से सांस ले सके और ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं हो, तो प्रॉपर क्या हो सकता है, इफेक्टिव वेंटिलेशन होता है, प्रभावशाली वेंटिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और चौथा जो पर्पज होता है, टू स्टिमुलाई कफिंग। तो ये क्या करता है, जो सक्शनिंग प्रोसीजर क्या करता है, कप को स्टिमुलाई करता है, कप को स्टिमुलेट करके कप को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चार पर्पज होते हैं। कौन कौन से पर्पज होते हैं, तो सबसे पहला जो पर्पज होता है, मेंटेन रेस्पिरेटरी एयरवे या पैटेंट, मतलब रेस्पिरेटरी एयरवे को क्या करता है, पैटेंट करने का काम करता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है, टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सीक्रेशन कलेक्ट हुआ है उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है, और लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, और मेंटेन इफेक्टिव वेंटिलेशन, और जो इफेक्टिव वेंटिलेशन को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, और चौथा क्या करता है, वो स्टिमुलाई कपिंग, कपिंग स्टिमुलस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार पर्पज होते हैं, किसके होते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर के पर्पज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे कि जो सक्शनिंग प्रोसीजर होता है, तो सक्शनिंग प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स यूज लेते हैं, मतलब उसके अंदर कौन कौन से जो उपकरण या इक्विपमेंट आते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है सक्शन मशीन। क्या होती है, सक्शन मशीन होती है। जो प्रोसीजर करते हैं उसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए। तो सक्शन मशीन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग करके पेशेंट के अंदर जो सीक्रेशन कलेक्ट हुआ है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और सक्शनिंग मशीन के अलावा दूसरा अपने को चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स चाहिए। क्या चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स। ध्यान रहे कि कोई भी जो प्रोसीजर किया जाता है उसको प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से करने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स का यूज करते हैं ताकि क्रॉस इंफेक्शन वो ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो सर्जिकल ग्लव्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो होता है सक्शन कैथेटर। अब क्या होता है कि जो सक्शन मशीन होती है उसके अंदर जो सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है, सक्शन कैथेटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के अपन क्या अलग अलग कलर कोडी के सक्शन कैथेटर होते हैं और जिनकी साइज भी अलग अलग होती है, उसके बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां पर भी क्या होता है, सक्शन कैथेटर है वो रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए, सक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है, और चौथा जो अपने को चाहिए वो चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन क्योंकि जरूरी है, क्योंकि सक्शनिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या कभी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, तो पेशेंट को सक्शनिंग प्रोसीजर करने से पहले और आप बिफोर और आफ्टर हमेशा पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि पेशेंट को कोई डिफिकल्टी है वो एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिले और हाइपोक्सिया की कंडीशन है अपने को देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो बहुत रिक्वायरमेंट हो जरूरी होती है। ठीक है, और पांचवा जो होता है एनएस, नॉर्मल सेलाइन या 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
एनएस क्यों करते हैं? एनएस का उपयोग किया जाता है, एनएस बीच बीच में क्या होता है कि एनएस के द्वारा अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, जो सक्शन है उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनएस का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, एनएस के द्वारा अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 आर्टिकल्स होते हैं जिनका अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। तो 5 आर्टिकल कौन कौन से हुए? एक तो सक्शन मशीन हुआ, दूसरा हुआ सर्जिकल ग्लव्स हुआ, ठीक है, और तीसरा जो सक्शन कैथेटर हुआ, और ऑक्सीजन और एनएस जो 0.9% होता है वो क्या करते हैं, सक्शनिंग का अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स के बाद में जो ये सक्शनिंग के टाइप कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सक्शन, जो सक्शनिंग होती है या सक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, सक्शन होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सक्शन, टाइप्स ऑफ सक्शनिंग, टाइप्स ऑफ सक्शनिंग के अंदर सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो आता है हार्ड सक्शन कैथेटर, हार्ड हार्ड सक्शन कैथेटर, हार्ड सक्शन कैथेटर का मतलब जो नेचर कैसा रहेगा उसका हार्ड रहेगा। आपने सक्शन मशीन देखी होगी, सक्शन मशीन के बाद में जो ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग के अंदर जो हार्ड नेचर का जो यंकर होता है, आगे की तरफ जो यंकर लगा जाता है उसको यंकर बोलते हैं, उसको अपन हार्ड सक्शन कैथेटर भी बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यंकर। तो यंकर क्या होता है, यंकर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यंकर जो ट्यूबिंग के आगे सबसे जो लगा होता है हार्ड नेचर का, उसको यंकर बोलते हैं। हार्ड सक्शन कैथेटर का भी अपन उपयोग करके क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, और दूसरा होता है ओपन, जो खुला रहता है, और सॉफ्ट सक्शन कैथेटर, सॉफ्ट सक्शन कैथेटर, ओपन या फिर सॉफ्ट सक्शन कैथेटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ओपन का मतलब जो खुला रहता है, बाहर रहता है, ठीक है, और बाहर रहकर अपन उसको जो सक्शन मशीन है उससे अपन यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट ये, या फिर मैंने आपको बताया अदर जो वार्ड होते हैं उसके अंदर जो सक्शन मशीन लगी होती है, तो सक्शन मशीन के अंदर डिफरेंट प्रकार के अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के अपन क्या करते हैं, सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ओपन जो सॉफ्ट सक्शन कैथेटर होता है, ओपन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट है और एंडोट्रेकियल ट्यूब पर है और वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर को अपन क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करके फिर अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो वेंटिलेशन होता है, जो वेंटिलेटर को क्या करते हैं, ओपन करके या फिर डिस्कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं, सक्शन प्रोसीजर है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको ओपन या फिर सॉफ्ट सक्शन कैथेटर है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल जो साइज देखने को मिलती है, जो नॉर्मल साइज देखने को मिलती है 5 फ्रेंच टू 18 फ्रेंच, कितनी होती है, 5 फ्रेंच टू 18 फ्रेंच, ठीक है। अब जो एज के अकॉर्डिंग अगर यूज किया जाए, जैसे इंफेंट है, बिलो 1 ईयर एज का अगर बेबी है, ठीक है, तो इसके अंदर 5 से लेकर 8 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर का है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन होता है तो इसके अंदर 8 से लेकर 12 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर का है वो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो अडल्ट होते हैं, तो अडल्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, 14 से लेकर 18 फ्रेंच तक सक्शन कैथेटर का है उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया डिफरेंट साइज के क्या होते हैं, सक्शन कैथेटर होते हैं, ठीक है, जिनको ओपन या फिर सॉफ्ट सक्शन कैथेटर बोलते हैं। ओपन का मतलब मैंने बताया, जो वेंटिलेटर पे अगर जो मरीज होता है तो वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल को सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट नेचर के होंगे, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल साइज देखने को मिलती है
वो 5 फ्रेंड्स टू 18 फ्रेंड्स की होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो अगर इन्फेंट एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्फेंट के अंदर 5 फ्रेंड्स टू 8 फ्रेंड्स तक लगाते हैं, और जो चिल्ड्रन होंगे वो 8 फ्रेंड्स टू 12 फ्रेंड्स तक अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो अडल्ट होंगे वो 14 से लेकर 18 फ्रेंड्स तक अपन इसका जो सक्शन कैथेटर है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि जो सक्शन कैथेटर अपन ने पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इनका क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग होता है। जो ओपन या सॉफ्ट सक्शन कैथेटर होते हैं वो उनको अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ताकि अपन उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो कलर कोडिंग है, जो ओपन सक्शन कैथेटर है उनको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या डिवाइड किया गया है। तो यहां पे जो अपन क्या करेंगे, कलर, ठीक है, और कितने फ्रेंड्स का होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो फ्रेंड्स और कलर, अब क्या होता है कि जो मैंने बताया 5 टू 18 फ्रेंड्स तक का देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अगर 6 फ्रेंड्स का है, ठीक है, 6 फ्रेंड्स का है, तो उसका जो कलर होगा वो होगा लाइट ग्रीन। कैसा होगा, लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 8 फ्रेंड्स का है, ठीक है, तो उसका कलर अपने को देखने को मिलेगा ब्लू कलर। कैसा देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 10 फ्रेंड्स का है, ठीक है, तो उसका कलर अपने को देखने को मिलेगा ब्लैक कलर। कैसा देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर, ठीक है। और अगर 12 फ्रेंड्स का है, ठीक है, 12 फ्रेंड्स का है, तो उसका कलर अपने को देखने को मिलेगा व्हाइट कलर। कैसा देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर, ठीक है। और अगर 14 फ्रेंड्स का है तो उसका अपने को कलर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ग्रीन। कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 16 फ्रेंड्स का है तो उसका कलर अपने को देखने को मिलेगा ऑरेंज। कैसा देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर, ठीक है। और अगर 18 फ्रेंड्स का है, 18 फ्रेंड्स का है, तो उसको उसका कलर देखने को मिलेगा रेड। कैसा, रेड कलर। और उसके अलावा भी अगर 20 नंबर का देखा जाए तो उसका कलर अपने को देखने को मिलेगा येलो, ठीक है। अगर 22 तक जाए तो उसका कलर देखने को मिलेगा वायोलेट कलर, ठीक है। अगर 24 का अपने को देखने को मिले तो उसका कलर होता है लाइट ब्लू। कैसा होता है, लाइट ब्लू कलर का। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट कलर कोडिंग के क्या होते हैं, सक्शन कैथेटर होते हैं। कौन से, ओपन या सॉफ्ट सक्शन कैथेटर है वो डिफरेंट कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रेंड्स के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 6 फ्रेंड्स का है तो उसका कलर कैसा होगा, लाइट ग्रीन कलर होगा। और 8 फ्रेंड्स का है तो कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। 10 फ्रेंड्स का है तो कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। अगर 12 फ्रेंड्स का है तो व्हाइट कलर होगा, ठीक है। और 14 फ्रेंड्स का है तो कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। 16 फ्रेंड्स का है तो ऑरेंज कलर होगा। और 18 फ्रेंड्स का है तो कलर होगा रेड। और 20 है तो येलो। और 22 है तो वायलेट कलर का। और 24 है तो लाइट ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट कलर कोडिंग होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात होती है कि भाई जो ये ओपन या फिर सॉफ्ट सक्शन कैथेटर होते हैं तो उसकी साइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो साइज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला ये होता है साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब -1 इंटू 2। इसको कोष्टक में अपन बंद कर देंगे। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी एज के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज हो या फिर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसकी साइज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा, साइज ऑफ ईटी और साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब -1 इंटू 2। ये क्या होता है, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर की है वो साइज है वो अपन आइडेंटिफाई या कैलकुलेट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओपन
या सॉफ्ट सक्शन कैथेटर होते हैं, जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जो थर्ड वन जो टाइप होता है, जो थर्ड टाइप होता है वो होता है क्लोज सक्शन कैथेटर। कौन सा होगा? क्लोज सक्शन कैथेटर। जो थर्ड वन होगा उसको बोलेंगे क्लोज सक्शन कैथेटर। क्लोज सक्शन कैथेटर, अब नाम से पता है, मैंने बताया था ओपन। ओपन के अंदर क्या होता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी होती है, उस पेशेंट को क्या करते हैं, ईटी ट्यूब के साथ अगर वेंटिलेटर अटैच है तो अपन क्या करेंगे, उसको वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करके फिर सक्शनिंग करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जो वेंटिलेटर होता है उसको अपने को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर ऑलरेडी है वो सक्शन लगा रहता है। तो वो क्या करता है, सक्शनिंग प्रोसीजर है वो करता है, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है मोस्टली 72 आवर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो जो क्लोज सक्शन कैथेटर होता है वो वेंटिलेटर रिलेटेड जो एक्सपीरेशन निमोनिया होता है उसको भी क्या करता है, वो प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्लोज सक्शन कैथेटर होता है, तो इसके अंदर विदाउट डिस्कनेक्ट ऑफ वेंटिलेटर, विदाउट डिस्कनेक्ट वेंटिलेटर से अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग है जो विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर किया जाता है, मतलब मोस्टली इसका 72 आवर्स के अंदर अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रिवेंट वेंटिलेशन एस्पिरेशन निमोनिया को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। एस्पिरेशन निमोनिया को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। वेंटिलेटर एस्पिरेशन निमोनिया को भी क्या करता है, वो प्रिवेंट करने का काम करता है। तो क्लोज सेक्शन कैथेटर जो थर्ड प्रकार का सक्शन कैथेटर होता है वो क्या करता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब पर, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ जो वेंटिलेटर अटैच है उसको वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अंदर जो इसका जो 72 आवर्स के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये क्या करता है, वेंटिलेटर एस्पिरेशन न्यूमोनिया को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। बाकी इसका जो कलर कोडिंग है वो साइज भी क्या होता है, वो ओपन जो सक्शन कैथेटर पड़ा है उसकी तरह सेम इट होता है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रकार का जो अपन ने पढ़ा है वो क्लोज सक्शन कैथेटर पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको तीन प्रकार के सक्शन कैथेटर बताए। एक तो मैंने बताया हार्ड सक्शन कैथेटर, जिसको यांकोर सक्शन कैथेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ओपन या फिर सॉफ्ट सक्शन कैथेटर, और जो तीसरा जो मैंने बताया वो बताया क्लोज सक्शन कैथेटर, ठीक है। अब बात ये होती है, अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो जो सक्शन होता है, तो सक्शनिंग के अंदर क्या प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सक्शनिंग प्रेशर के बारे में अपन है वो पढ़ेंगे। भाई डिफरेंट प्रकार के क्या होता है, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, सक्शन के लिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सक्शनिंग प्रेशर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सक्शनिंग प्रेशर कितना कितना प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। तो सक्शनिंग प्रेशर, तो सक्शनिंग प्रेशर के अंदर सबसे पहले जो देखते हैं, अगर इन्फेंट है लेस देन 1 ईयर के अंदर अगर बेबी है तो इसके अंदर अपन जो अप्लाई करते हैं प्रेशर, वो अप्लाई करते हैं 8200 mm ऑफ Hg। कितना करते हैं, 8200 mm ऑफ Hg। कितना करते हैं, 8200 mm ऑफ Hg, ठीक है। और उसके अलावा जो चिल्ड्रन होगा उसके लिए अपन जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं 100 to 120 mm Hg। कितना करते हैं, 100 to 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो अडल्ट होता है उसके लिए अपन 100 to 150 तक अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर को है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सक्शनिंग प्रोसीजर के लिए जो सक्शनिंग प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो सक्शनिंग प्रेशर का जो जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है, अलग अलग एज ग्रुप के जो होते हैं बेबी, उसके लिए अपन क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इन्फेंट के लिए 80 to 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होता है उसके लिए 100 to 120 mm Hg, और जो अडल्ट होते हैं उसके लिए 100 to 150 mm ऑफ Hg तक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ये प्रेशर होता है, अगर किन्हीं कारणों की वजह से
अगर सक्शन प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अपन दे जाते हैं, जैसे मान लो कि इन्फेंट है, तो इन्फेंट के लिए जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन 80 to 100 तक रखी गई है, और अगर आपने उसको 120 150 तक दे दिया, और चिल्ड्रन है तो 120 तक है तो 150 तक दे दिया, और अगर अडल्ट है तो 200 से अबो भी दे दिया, तो उसके अंदर क्या अपने को कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सक्शनिंग प्रेशर के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अगर अपन ने सक्शन है वो हाई अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है? ट्रोमा बन सकता है। ट्रोमा मतलब इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है। तो इंजरी होगी तो वहां पे क्या ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को हाइपोक्सिया भी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर 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 अपन सक्शन प्रेशर है जो नॉर्मल है उससे भी अगर ज्यादा अपन अप्लाई करते हैं, तो पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? तो पहला जो ट्रॉमा भी हो सकता है या इंजरी भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, और ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसके अलावा पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन भी है उत्पन्न वो हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सक्शनिंग प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सक्शनिंग टाइमिंग। अब सक्शन प्रेशर के बारे में पढ़ा, अब जो सक्शनिंग होती है तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन देते हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन सक्शनिंग टाइमिंग। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सक्शनिंग टाइमिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सक्शनिंग टाइमिंग। सक्शनिंग टाइमिंग, तो सक्शनिंग टाइमिंग जो नॉर्मल रखा जाता है, जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन रह जाता है वो रखा जाता है 5 to 10 सेकेंड। कितना रखा जाता है? 5 to 10 सेकेंड तक अपन क्या कर सकते हैं? नॉर्मल जो टाइमिंग सक्शनिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो टाइमिंग होता है वो होता है 5 to 10 सेकेंड। कितना रहता है? 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। अपन इस टाइमिंग को 15 सेकेंड तक दे सकते हैं। कितने? 15 सेकेंड तक दे सकते हैं। अगर मोर देन 15 सेकेंड तक हो जाए, अगर मोर देन 15 सेकेंड तक टाइमिंग हो जाए, ड्यूरेशन हो जाए, तो पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? तो पेशेंट के अंदर सबसे पहला जो पेशेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। क्या हो जाएगी? हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया के अंदर पेशेंट जा सकता है, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया के अंदर जाएगा पेशेंट तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रह सकते हैं। क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? सक्शनिंग टाइमिंग होती है। तो नॉर्मल जो सक्शनिंग टाइमिंग कितनी होती है वो रखी जाती है 5 to 10 सेकेंड। कितनी रखी जाती है? 5 to 10 सेकेंड रखी जाती है, ठीक है। 15 सेकेंड तक अपन दे सकते हैं। अगर मोर देन 15 सेकेंड तक रखा जाता है तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सक्शनिंग टाइमिंग हो जाती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, सक्शनिंग जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है, नेक्स्ट जो होता है सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी कितनी बार में दे सकते हैं। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, अगर सीक्रेशन ज्यादा आ रहा है तो पेशेंट को बार बार भी देना पड़ सकता है। तो सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है? पेशेंट की अकॉर्डिंग की नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? सक्शन को है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कितना उसका प्रेशर रखना है और कितना उसका ड्यूरेशन रखना है, उस बेस पर अपन रख के क्या कर सकते हैं? सक्शनिंग प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि भाई जो सक्शनिंग प्रोसीजर होता है उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने उपयोगी बातें होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना वो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला मेन बात ध्यान रखने की जरूरत है कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब किसी पेशेंट को अगर सक्शन अप्लाई कर रहे हैं या सक्शनिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस पेशेंट को क्या करते हैं? हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। 100% उसको क्या करते हैं? प्रोसीजर से पहले उसको ऑक्सीजन देते हैं और प्रोसीजर के बाद भी अपन क्या कर सकते हैं? पेशेंट को ऑक्सीजन है वो दे सकते हैं, ताकि वो जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट फील करेगा
उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो पहला जो नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्स होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं 100% ऑक्सीजन से। ठीक है, प्रोसीजर से पहले, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में, तो पेशेंट को क्या करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ध्यान रखने वाला कि जो ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब पर जो प्रोसीजर कर रहे हैं, वो जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए, ताकि क्रॉस इंफेक्शन है वो नहीं फैले। जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, वो हमेशा स्टेरिलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ईटी ट्यूब पर जो प्रोसीजर होता है या जो ट्रेकियोस्टोमी पर जो प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है अपना, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है जो मैंने आपको बताया था, जो क्लोज सक्शन कैथेटर होता है उसको अपन कितने देर तक यूज कर सकते हैं। क्लोज सक्शन कैथेटर को मैंने इसका ड्यूरेशन बताया था, वो 72 ओवर, कितना बताया था, 72 ओवर। तो 72 ओवर तक ध्यान रखना, इंश्योर करना कि उसको 72 ओवर तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना वो ये रहेगा, जो सक्शन प्रोसीजर के अंदर सक्शन कैथेटर यूज ले रहे हैं, तो एवरी एपिसोड मतलब हर बार जो अपन उसके पेशेंट की क्या करें, सक्शनिंग कर रहे हैं, एवरी एपिसोड पर अपन क्या करेंगे, न्यू कैथेटर अप्लाई करेंगे, न्यू सक्शन कैथेटर अप्लाई, मतलब नया सक्शन कैथेटर लेना है, ताकि इंफेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यू सक्शन कैथेटर अप्लाई, तो न्यू सक्शन कैथेटर को अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात नेक्स्ट पॉइंट होता है अपना कि जो अपन सक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सक्शन जैसे ट्रेकियोस्टोमी पर सक्शनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि उसको बार बार सक्शनिंग करते रहे, लेकिन उसको जो स्टोमा है उसका अपन क्या करना है, कलर को ऑब्जर्व करते रहना है, और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज या सीक्रेशन तो नहीं आ रहा है, उसको भी क्या करता है, मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, तो असेस स्टोमा फॉर कलर एंड ड्रेनेज। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, फर्दर कोई इंफेक्शन को आइडेंटिफाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो होता है अपना कि जो सक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं, तो सक्शन प्रोसीजर के अंदर एनएस का उपयोग करना चाहिए। जैसे भी अपन इंसर्ट कर रहे हैं सक्शन कैथेटर को, तो सक्शन के अंदर एनएस का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, सक्शन को मतलब जो सीक्रेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं, और अंदर से जो क्लीन है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनएस का उपयोग करके सक्शन अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग इंसर्टिंग, सक्शन ड्यूरिंग इंसर्टिंग। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या ध्यान रखने योग्य बातें होती है, जो या नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ड्यूरिंग सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा। तो कौन कौन सी, सबसे पहली मैंने आपको बताया कि सक्शनिंग प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को क्या हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है, और प्रोसीजर के बाद भी पेशेंट को भी क्या किया जाता है, हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है, ताकि रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सके। ठीक है, और दूसरा जो मैंने बताया एंडोट्रेकियल ट्यूब है या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, उसके अंदर जो भी कोई प्रोसीजर किया जाता है उसके अंदर प्रॉपर क्या होना है, स्टेरिलाइज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हैंड हाइजीन होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए, ताकि इंफेक्शन है वो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो क्लोज सक्शन कैथेटर होता है उसका उपयोग मैंने बताया था विदिन 72 आवर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर जो सक्शन कैथेटर अपन यूज ले रहे हैं, तो एवरी एपिसोड पर अपन क्या करते हैं, न्यू सक्शन कैथेटर है वो अप्लाई किया जाता है, ताकि इंफेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जब जैसे मान लो कि ये ट्रेकियोस्टोमी है, तो ट्रेकियोस्टोमी का स्टोमा लगा हुआ है, तो सक्शनिंग कर रहे हैं, तो सक्शनिंग करने से पहले अपने को क्या स्टोमा का कलर क्या है या फिर किस प्रकार का ड्रेनेज आ रहा है, कोई सीक्रेशन, तो इंफेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
क्या होता है, एनएस का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और जो अंदर वाला एरिया उसको क्लीन करके सक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ड्यूरिंग सक्शनिंग प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्शनिंग प्रोसीजर के बारे में अपन ने पढ़ाया। सक्शनिंग प्रोसीजर के बारे में मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उसके क्या क्या पर्पज होते हैं। मैंने सक्शनिंग प्रोसीजर के 3 टाइप बताए। उसके बाद सक्शन के अंदर कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है और सक्शनिंग टाइमिंग कितनी रखी जाती है, और लास्ट वन अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सक्शनिंग जो उसके नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।